मुझे बताइए इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन और नॉट। कैन एनीवन कंफर्म? सबको इजी एक्सेस स्क्रीन दिख रही है, मेन सर, स्क्रीन एसएपी की? यस सर, विजुअल। ओके, थैंक यू। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं वापस थियोरी पे नहीं जा रहा हूँ। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम यस्टरडे सेशन में। 2-3 बार थियोरी बता चुका हूँ। बाय द वे, एक फाइनल पॉइंट बताऊंगा मैं। जो हमने ये जो 7 स्टेप्स देखे हैं प्राइसिंग के लिए, एसएपी ने क्या किया है? एसएपी ने जितना भी डिटर्मिनेशन आप देखते हो, अब मैं डिटर्मिनेशन फॉर एग्जांपल किस टाइप की डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ? प्राइस। अब इस केस में, इस कंटेक्स्ट में प्राइस डिटर्मिनेशन, आगे जाके आएगा टेक्स्ट डिटर्मिनेशन, अगले कुछ कुछ टॉपिक्स के बाद टेक्स्ट डिटर्मिनेशन करके एक टॉपिक आएगा कि टेक्स्ट कैसे डिटरमाइन होते हैं। टेक्स्ट डिटर्मिनेशन का मतलब है कि कुछ आपको लेबलिंग करना है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये फ्रेजाइल है, या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है कस्टमर को, या जो पैकिंग कर रहा हो वेयर हाउस में उनको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना है, जैसे फ्रेजाइल की बात की। या जो हम एयरपोर्ट पे टैग्स लगाते हैं फ्रेजाइल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ऐसा कुछ अगर टैग्स लगाने हो तो वो कंसेप्ट हो गया। आउटपुट डिटर्मिनेशन करके एक टॉपिक आएगा फ्यूचर में कि आउटपुट्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि कस्टमर को क्या ईमेल चाहिए बिल का, क्या प्रिंट आउट चाहिए बिल का, या कोई कस्टमर दूसरा सिस्टम यूज कर रहा है उस पे सेंड करके चाहिए, या फैक्स चाहिए। खैर अभी फैक्स यूज नहीं होता है। और भी दूसरे सिस्टम अगर कस्टमर यूज कर रहा है, कोई सीआरएम सिस्टम यूज करता है, तो उस पे वो आउटपुट हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन से कस्टमर के लिए क्या क्या मोड ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे कई सारे टॉपिक्स है। ये तो मैंने दो टॉपिक्स का एग्जांपल दिया। तो ये जो दो टॉपिक्स है, जो डिटर्मिनेशन रिलेटेड टॉपिक्स है, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन टेक्निक, जो हमने 7 स्टेप्स आज देखे, अभी तक देखते आ रहे हैं। ये जो 7 स्टेप्स है वो इतना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं डे वन से बता रहा हूँ कि वो आप घोट लो, क्योंकि ऐसे कई सारे टॉपिक्स फ्यूचर में आएंगे कि वो सेम कंसेप्ट एज इट इज अप्लाई करेंगे। बस उसका इम्पैक्ट, उसका रेलेवेंस अलग हो जाता है, उसका कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। स्टेप्स वही के वही है। कुछ टॉपिक्स में कुछ स्टेप्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन जनरल वो 7 स्टेप्स आप घोट के पी जाओ। दिस विल बी माई रामबाण, जिसको हम कहते हैं। दिस विल बी माई फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं फिर से एक सेल्स डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ ताकि एक रेफरेंस के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता सकूं। मैं जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। इसी ऑर्डर को हम लेकर पिछले कुछ क्लासेस से डिस्कस कर रहे थे। सर लेट मी गो इनसाइड। यस स्नेहल। जी, क्वेश्चन पूछना था। वो जो एक्सक्लूसिव के बारे में जो आपने कल बताया ना सर, तो वहाँ पे जो टिक मार्क लगता है, जैसे कि उसके वो हर टाइम वहाँ पे चेक करता है उसका प्राइस, तो वो जो टिक मार्क लगता है सर, वो सब अपन ऑलरेडी वहाँ पे मतलब वो सेट होने, प्राइसिंग सेट होने के बाद एक्सक्लूसिव पे टिक लगता है, या फिर हम लोग मैन्युअली करते हैं उसको? आपके ऊपर है, टिक मार्क लगाना है या नहीं लगाना है। वो आपका डिजाइन, जो आप कस्टमर के लिए डिजाइन करके दे रहे हो प्राइसिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक सिनेरियो ऐसे हो सकता है, मैं उस पर फिर से स्क्रीन को खोल देता हूँ फिर बताता हूँ। क्या टी कोड था? VOK0। वो हम बात कर रहे थे, सॉरी, एक्सेस सीक्वेंस की। क्विकली मैं वो बताता हूँ। मान लो कि मैंने कोई भी एक एक्सेस सीक्वेंस खोला। देखो, अब इस केस में यहाँ पे कोई टिक मार्क है नहीं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन था Yes. कि टिक मार्क कब लगाना है कब नहीं लगाना है, राइट? यही क्वेश्चन था। Yes. बहुत बहुत सिंपल। नहीं, मुझे लगा कि अपन जब प्राइसिंग प्रोसीजर सेट होने के बाद वो अपने आप आ जाएगा, या फिर अपना नहीं, जैसे हम लोगों को मैन्युअली ये करना मैनुअल, पड़ेगा? ये सारे कंट्रोल्स जो आप देख रहे हो कोई ऑटोमेटिक नहीं आता है, क्योंकि हर एक कंट्रोल का एक मतलब है, हर एक कॉन्फ़िगरेशन का एक मतलब है।
तो ये आपको खुद अपने आप से करना होगा। तो मान लो कि अगर इस इस पर्टिकुलर कंडीशन को आपको प्रायोरिटी देनी है, और अगर सिस्टम को फोर्स करना है कि अगर इसमें वैल्यू है तो यही वैल्यू पकड़ो, तो मैं एक्सक्लूजन मार्क कर दूंगा। क्लियर? क्लियर सर। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कंडीशन टाइप, सिस्टम को बस हमें चाहिए कि सिस्टम बस एक प्राइस पकड़े, कोई भी रिकॉर्ड हो, मतलब कोई भी लाइन आइटम इनमें से हो, तो मैं एक्सक्लूजन मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा बिजनेस कंटेक्स्ट है, आपका सिस्टम डिजाइन कैसे होता है, और ये आप डिसाइड नहीं करोगे। मतलब अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बट यूजुअली ये काम होता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, कि कौन से बॉक्स पे टिक होगा, कौन से बॉक्स पे टिक नहीं होगा। उसके लिए अच्छा खासा 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप उस लेवल पे आओगे कि आप ये डिसीजन ले पाओगे कि ये जो हमारा टेबल देख रहा है, जो हमने क्रिएट किया है, वो थर्ड थर्ड लाइन पे ही क्यों आया है। ये फर्स्ट लाइन पे भी आ सकता था, ये नीचे आ सकता था, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता था, पर यही क्यों कॉम्बिनेशन हो रखा है। वो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। वो एक वो एक जब हम कस्टमर से बात करते हैं तब हमें पता लगता है, और वो यूजुअली सीनियर्स ही करते हैं। बट एसएपी का, फिर से मैं बोलूंगा, एसएपी का कहना ये है, एसएपी का बोलना ये है कि जितने ज्यादा आपने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 लेवल के कॉम्बिनेशंस है, वो हमेशा मोस्ट स्पेसिफिक टू लीस्ट स्पेसिफिक बोलते हैं उसको। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि तीन चीजों पे डिपेंड है, जबकि यहाँ पे 2 चीजों पे डिपेंड है प्राइस, और यहाँ पे सिर्फ खाली एक चीज पे डिपेंडेंट है। तो मोस्ट स्पेसिफिक सबसे ऊपर आएगा और लीस्ट स्पेसिफिक सबसे नीचे आएगा। ये एसएपी का कहना है कि गाइडलाइंस है, बट अगेन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ओके, बाय द वे क्यों मोस्ट स्पेसिफिक और क्यों लिस्ट स्पेसिफिक ये भी बता देता हूं। क्योंकि टेबल सर्च करते वक्त, प्राइस सर्च करते वक्त, हमेशा सिस्टम ऊपर वाला ही पहले पकड़ेगा। ऊपर वाला सबसे पहले प्राइस, सबसे पहले आइटम, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमने जो कुछ भी रखा हो, उसी का ही पकड़ेगा। और मोस्ट स्पेसिफिक अगर मैं ऊपर रखूं, सबसे ऊपर मोस्ट स्पेसिफिक रखूं, तो जो प्राइसिंग अगर हमने इसके लिए कुछ डाला होगा, कुछ मेंटेन किया होगा, वो ज्यादा स्पेसिफिकली, ज्यादा 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 इफेक्टिवली वो प्राइस आता है। बट अगेन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऊपर हो और लीस्ट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन नीचे हो, कुछ भी हो सकता है। एसएपी की गाइडलाइन है कि मोस्ट स्पेसिफिक ऊपर होगा, लीस्ट स्पेसिफिक नीचे होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने कंडीशन रिकॉर्ड के ऊपर, कंडीशन टाइप के ऊपर आई मीन। और ये हो गया सिस्टम हैंग आई गेस। ओके, हाँ, तो कंडीशन टाइप कहाँ पे था? कंडीशन टाइप यहाँ पे फिर से मैं कंडीशन टाइप में जाऊँ के डेफिनेशन में था। मैंने क्या बोला था, क्या इसका जो एसएपी का स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप क्या है बेस प्राइस के लिए? PR00। PR00 दैट इज नथिंग बट प्राइस। इसी को ही फिर से देख लेते हैं। हमने इसके बारे में बात किया, कंडीशन टाइप के बारे में बात किया, उसका ये डिटेल, उसका कोई नाम देना है तो वो यहाँ पे आता है। एस एक्सेस सीक्वेंस हो गया, एक्सेस सीक्वेंस जो हमने पिछले स्टेप में बनाया था वो यहाँ पे उठ के आता है। यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस में इस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप में वो पर्टिकुलर एक्सेस सीक्वेंस आप असाइन करोगे। कंडीशन क्लास के बारे में बात किया था कि ये जो कंडीशन टाइप है उसका क्या बिहेवियर रहेगा, क्या ये प्राइस है, क्या ये डिस्काउंट है, क्या ये टैक्स है, क्या ये सरचार्ज है। इसके बारे में डिस्कस किया था, ऑल्दो इसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कि
प्लस करके क्या होता है, माइनस करके क्या होता है, अगर डिस्काउंट है तो माइनस होना चाहिए, उसका उसका भी हम कॉन्फ़िगरेशन आगे देखेंगे। कैलकुलेशन टाइप ये बताता है कि जो कंप्यूटेशन होगा, जो कैलकुलेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा। क्या अब यहाँ पे जैसे क्वांटिटी सेट कर रखा है तो क्या वो क्वांटिटी के हिसाब से होगा, और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या वो फिक्स्ड अमाउंट है कि फ्लैट, एवरीथिंग फ्लैट, आप कितना भी मंगाओ कुछ भी करो एक फ्लैट अमाउंट में आपको देना पड़ेगा। क्या वो परसेंटेज के हिसाब से है, जैसे डिस्काउंट्स होते हैं वो हम यूजुअली परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। यहाँ पे और नीचे और कई सारे अलग अलग तरीके हैं कैलकुलेट करने के, कोई अपना फॉर्मूला है, कोई वॉल्यूम है नीचे, और भी कई सारे हैं। पर अगेन हम जो मेनली यूज करते हुए जो मैंने नोटिस किया है वो परसेंटेज, फिक्स्ड अमाउंट, क्वांटिटी, ग्रॉस वेट भी मैंने उतना देखा नहीं है, इक्का दुक्का ही देखा है, नेट वेट कभी कभार यूज होता है अगेन, ये तीन कभी कभार ही यूज होते हुए देखे हैं मैंने, बाकी तो मैंने यूज होते हुए देखे नहीं है इतना। कमिंग टू जो जो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है या जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, मैं खाली उसकी बात करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फील्ड्स है, और सारे फील्ड्स अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, आप खाली कंफ्यूज हो जाओगे। बाय द वे, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि टेक्स्ट डिटर्मिनेशन करके एक कंसेप्ट आएगा, एक टॉपिक आएगा आगे जाके, कि टेक्स्ट कैसे डिटरमाइन करना है, कोई इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है कस्टमर को, कोई इंफॉर्मेशन आपको पैकर्स जो पैकिंग कर रहा है उनको कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, तो उसके सेटिंग्स भी यहाँ पे है। अभी हम इस सेटिंग्स को नहीं देख रहे, बस मैं बता रहा हूँ ये क्या है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आते हैं। ये जो तीन है, जो स्टार मार्क्ड है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि यही आपको बताते हैं कि आपका प्राइस कैसे सेटअप होगा। ये एक इम्पोर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी अभी के लिए इन सारे कैटेगरीज को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के राउंडिंग रूल मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको याद हो, लेट मी जस्ट ओपन अ नोट पैड, 1 मिनट। ओके, कभी आपने देखा है, कभी कोई शॉपिंग के लिए गया होगा तो क्या होता है कि मान लो कि 150 रुपए की कोई, 150 पॉइंट, मान लो 24 रुपीस का कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है, तो कभी कभार आपने ये नोटिस किया होगा कुछ केसेस में, वो वो जो दुकानदार होता है वो ये बोलता है कि आप पॉइंट्स में पे मत करो, वो ये बोलता है कि आप सिर्फ 150 रुपए पे करो। कभी कभार आपने ऐसा भी देखा होगा कि सेम ये 150 रुपए कुछ कस्टमर या कुछ कंपनीज ऐसे बोलती है कि ये सेम 150 रुपए 0.24 ही ले लो। कंपनी जो कंपनी ये बोलती है, या जो जहां से आप प्रोडक्ट ये खरीद खरीद रहे हो, वो ये बोलते हैं कि आप ये पॉइंट पे मत करो, बट आप इसका राउंड ऑफ करके 151 पे करो। कभी देखा ऐसा सिनेरियो? या यूजुअली रूल, जो जनरल स्टैंडर्ड बिजनेस इस दुनिया का जो यूजुअली रूल है वो ऐसा है कि अगर कोई वैल्यू ऐसी है, मान लो 0.76, एक वैल्यू मान लो ऐसी है, और दूसरी वैल्यू मान लो ऐसी है 1 तो जो जो यूजुअली हम जो रूल फॉलो करते हैं या आपने यूजुअली देखा होगा, वो ऐसे होता है कि अगर 0.05 से ऊपर है, ये जैसे पॉइंट, सॉरी 0.5, नॉट 0.5, 0.50 से कोई वैल्यू ऊपर है, मैं खाली डेसिमल्स की बात कर रहा हूं। जब 0.50 या उससे ऊपर कोई वैल्यू है, तो आप
एक डिजिट ऊपर राउंड ऑफ करो, मतलब 876.76 है, जो कि पॉइंट, ये जो 0.76 इज ग्रेटर देन 0.50, तो आप 877 पे करो। इस केस में अगर मैं ये सेम रूल लगाऊं तो जो जो जनरल ट्रेंड है वो ये बोलता है कि अगर कोई वैल्यू, कोई डेसिमल वैल्यू 0.50 से नीचे है, जैसे कि इस केस में, तो आप खाली कितना पे करोगे? 657। तो ये जो आप राउंडिंग ऑफ देख रहे हो, ये यूजुअली इस दुनिया का पैटर्न है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे और अगर वहां पे उनको डेसिमल्स अलाउड नहीं कर रहा है उनका सिस्टम, या वो ये नहीं चाहते कि आप डेसिमल्स में पे करो, तो जनरली ये रूल चलता है। क्योंकि अभी यूपीआई आया है और हम डिजिटल पेमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए इसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो गया है, ये राउंडिंग ऑफ का रेलेवेंस कम हो गया है। बट एसएपी के कस्टमर्स यूजुअली बोलते हैं कि हमको भाई पॉइंट्स से मतलब नहीं है, हम खाली मेन डिजिट्स में कंप्यूटेशन हमारा होता है, हमें उसी में ही चाहिए। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है या ऐसा कोई सिनेरियो है, तो ये सिनेरियो कैसे डिजाइन करना है, कैसे बिल्डअप करना है, उसके लिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन है यहाँ पे, राउंडिंग रूल। क्या कहता है राउंडिंग रूल? राउंडिंग रूल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट इज कमर्शियल, सेकंड इज राउंड अप, थर्ड इज राउंड डाउन। राउंड अप और राउंड डाउन में अभी जस्ट आपको दिखाया मैंने एग्जांपल। दिस इज राउंड अप का एग्जांपल, दिस इज राउंड डाउन का एग्जांपल। एक यहां पे तीसरा है कमर्शियल। अब इसका क्या मतलब है? कभी कभार आपने ऐसे प्राइजेस भी देखे होंगे, एक मिनट, मैं नई लाइन पे जाता हूं। कभी कभार आपने ऐसे प्राइजेस भी देखे होंगे, मान लो 457.546, 3 डिजिट्स ले लिए अब मैंने। तो कुछ कुछ सिस्टम 3 डेसिमल डिजिट्स तक एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए कस्टमर क्या कहते हैं या कंपनीज क्या कहती है कि भाई इस पॉइंट को एलिमिनेट कर दो, बस सिर्फ खाली पहले के 2 डेसिमल रखो। तो मेरी, अगर मैं इसको कमर्शियल सेटअप कर रहा हूं, तो मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? 457.54। कोई राउंड अप नहीं किया, कोई राउंड डाउन नहीं किया, खाली अगर 3 डिजिट है उसमें से एक डिजिट को हटा दिया। अगर यही सेम एग्जांपल मैं राउंड अप अगर मैं सिलेक्ट करूं और इस एग्जांपल को राउंड अप में मैं दिखाऊं तो कैसे दिखेगा? अगर मैं राउंड अप यूज कर रहा हूं तो 458 हो जाएगा, 458। दिस शुड बी द राउंड अप वैल्यू। राउंड डाउन वैल्यू क्या होगी? 457। तो ये इस पर्टिकुलर फील्ड का रेलेवेंस है। इसको अगर और अच्छे से जानना है तो कैसे करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फंक्शन F1 डालोगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। The rule that determines how system rounds off condition values during pricing. The last digit will be rounded. Is nothing but the rounding rule. यहाँ पे देखो क्या किया है। यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो 10.454 में उसने 4 को हटा दिया, खाली 45 ले लिया। 10.455 को लिया है तो इन्होंने क्या किया? कमर्शियल रूल जो मैंने पहले बताया था आपको, कौन सा रूल बताया था? यहाँ पे मैंने जो 0.50 वाला जो सिस्टम बताया था कि ये पूरी दुनिया चलती है, वो एक्चुअली इज द कमर्शियल रूल। तो उसने क्या किया कि इस डिजिट को हटा दिया
और क्योंकि यहाँ पे 5 है, 4 5 है, 5, इसलिए उसने 4 6 पे, सॉरी आई एम सॉरी, मैं इस एग्जांपल पे था, 10.455 था, इसको हटा के, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, इसलिए 10.46 कर दिया। 5 आखिरी डिजिट देखो, हमेशा आखिरी डिजिट से ये करो। हाँ गौरव बोलो। थर्ड वैल्यू हटाना मतलब कमर्शियल रूल हो गया ना। जो मैंने रूल बोला था ना आपको, कि अगर आखिरी डिजिट देखो, आखिरी डिजिट अगर 5 या उससे ऊपर है तो राउंड अप हो जाएगा, अगर आखिरी डिजिट 5 से नीचे है तो राउंड डाउन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक, एक तरीके से वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक सा हो गया, कि अगर मैं ब्लैंक रखूंगा तो सिस्टम अपने आप से 5 या उसके ऊपर है उससे हिसाब से डिसीजन लेगा। तो उसको उसको मतलब हम ये वाला ब्लैंक रखते हैं। राउंड अप हमेशा, अगर एक कर रहा हूं विच इज नथिंग बट राउंड अप, द वैल्यूज आर ऑलवेज राउंडेड अप, हमेशा ऊपर ऊपर की नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट होल नंबर लेगा। अगर बी है विच इज राउंड डाउन, तो हमेशा पॉइंट्स को हटा देगा बेसिकली, और जो नियरेस्ट होल नंबर है वो लेगा। क्लियर? हाँ क्लियर सर। हाँ प्रतीक। राउंड अप में दोनों को अप्लाई कैसे करेंगे हम? अगर 0.5 है और 0.49 है तो दोनों को एक एक साथ मिनट, अप्लाई कैसे करें? दोनों को एक साथ क्यों अप्लाई करना है? नहीं, पहले 45.45 लेते हैं एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 45.50। हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हैं? एक साथ ही राउंड अप अप्लाई करना चाहिए ना? राउंड अप क्या, एक मिनट फिर से बोलो। राउंड अप और राउंड डाउन। हाँ, अब इसमें अगर मैं इसको राउंड अप करके डिफाइन करता हूं, मतलब अगर मेरा ये रूल यहाँ पे मैंने ए सेटअप किया, तो रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू हियर, 45 है, 32 है या 50 से ऊपर है, डजेंट मैटर, ये हमेशा 46 हो जाएगा। अगर राउंड अप किया है मैंने दोनों केसेस में, 45 का 46 हो जाएगा इस केस में भी। अगर ये राउंड डाउन मैंने मार्क किया होता, तो रिगार्डलेस ऑफ अगेन डेसिमल पॉइंट, हमेशा ये 45 ही रहेगा। बट ओके। अगर कमर्शियल है, जो कि यहाँ पे ये ब्लैंक है, अगर कमर्शियल है, तो कमर्शियल क्या कहता है कि जो आखिरी डिजिट है, इस केस में, एक मिनट, हाँ, इस केस में आखिरी डिजिट कौन सा है? 5। इस केस में आखिरी डिजिट कौन सा है? 5। मैं हैंग हो गया, एक मिनट। हैंग हो गया है। यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल देखो, 10.454 था, इसको अगर मैंने ब्लैंक रखा है विच इज कमर्शियल, तो 10.454 से इसने क्या कर दिया, 4 हटा दिया और 10.45 कर दिया खाली। अगर यहाँ पे 10.455 है, तो उसने क्या किया, 10.46 किया। क्यों? क्योंकि जो आखिरी डिजिट है 5, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, इसलिए उसने राउंड अप कर दिया। बट
क्योंकि यहाँ पे 5 से नीचे की वैल्यू है तो खाली इसको एलिमिनेट कर दिया। इसको राउंड, यहाँ पे राउंड अप राउंड डाउन की एक्चुअली में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि स्टैंडर्डाइजेशन करने की। यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 डिजिट्स यूज हुए हैं, 3 डिजिट्स में इन्होंने देखा कि भाई ये 4 है विच इज लेस देन 5, तो इसलिए इन्होंने 4 हटा दिया और 4 5 खाली रख दिया। तो एक तरीके से राउंड डाउन ही हुआ, अगर आप ढंग से देखो तो वैल्यू कम ही हो गई ना। 10.454 इज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 10.45। तो एक तरीके से ये जो वैल्यू है राउंड डाउन ही हुई है। और इस केस में क्योंकि आखिरी डिजिट 5 है या 5 से अगर ऊपर होती तो हमेशा 10.46 कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इस 5 को हटाकर इस नेक्स्ट वैल्यू को बस एक अपेंड कर दिया, 46 कर दिया। क्लियर है? ओके। एक मिनट। हाँ नदीम बोलो। सर अगर ये लाइक 0.5 जो वो आप खोले, अब जो स्क्रीन था बीएचपी का, कौन सा? ये वाला स्क्रीन? और एक राउंडिंग रोल वाला, हाँ उसको जो F1 था, लाइक अगर ये बोल रहा है मतलब जो भी नियरेस्ट बड़ा डिजिट होगा उसको उधर राउंड ऑफ कर देता है, लाइक 455 है यहाँ पे, और अगर ये 54 होता तो ये 45 हो जाता। हाँ लाइक अगर 10.455 है ये, अगर वो 10.454 होता तो ये 10.44 हो जाता इधर पे। दोनों दोनों जगह पे थर्ड डेसिमल एलिमिनेट हो रहा है, पहली बात। वो समझा, हाँ। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से कि ये 5 या 5 से ग्रेटर है, उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि नियरेस्ट क्या करना है इसका। हाँ ओके, समझ गया सर, ओके। ओके। तो बेसिकली ये राउंडिंग रूल है, ये राउंडिंग में यूज होता है। आजकल की दुनिया में इसका इसका रेलेवेंस कम होते जा रहा है क्योंकि सब अब डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो सब अब एग्जैक्ट पॉइंट्स में वैल्यू पे करने लग गए हैं। अगर आप कोई यूपीआई ऐप खोलोगे उसमें आप ऑब्वियसली पॉइंट्स में आप पेमेंट कर सकते हो। बट ये पहले के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल हुआ करता था। बट अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि पॉइंट्स में इतना बिलीव नहीं रखते, वो राउंड ऑफ में ज्यादा बिलीव रखते हैं। जैसे कि कोई भी जर्मनी ही ले लो, जर्मनी में मैंने कई बार ऐसा देखा है, जर्मनी का प्रोजेक्ट में मैं था, उसमें कई बार ऐसे देखा है कि वो हमेशा राउंड अप करके ही लेते हैं। तो उनके हर कंडीशन टाइप में हमेशा यहाँ पे ए ही मिलेगा आपको। ओके, मूविंग ऑन। बाकी सब अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो। ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि S4 हाना में ही इंट्रोड्यूस किए हैं, और क्योंकि बिजनेस को इनका कुछ खास फायदा हुआ नहीं तो इसलिए आज तक मैंने इसको यूज होते हुए देखा नहीं। शायद से बहुत कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग कंडीशन या बहुत कॉम्प्लेक्स प्राइस को अगर डेवलप करना हो तो ये यूज आएगा। एक नीचे जाते हैं अब हम ग्रुप कंडीशन के ऊपर। ग्रुप कंडीशन को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू गो बैक टू द सेल्स ऑर्डर। फिर से अटक गया लगता है। सर कंडिशन क्लास आणि कॅल्क्युलेशन टाईपची डेफिनेशन तुम्ही तुमच्या वर्डमध्ये नोटपॅडला एकदा राईट कराल का? लास्टमध्ये वेळ मिळाला तर. ठीक है। ओके, काय सांगितलं होतं तुम्ही? कुठल्या कौन से 2 फील्ड्स थे? कंडीशन, कंडिशन क्लास आणि कॅल्क्युलेशन टाईप. ठीक है। ओके, हाँ. अभी हम ग्रुप कंडीशन की बात करते हैं।
ग्रुप कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये अगर आपको याद होगा, रूटीन जहां पे भी आता है, यहाँ पे हमें एक एसएपी ने एनहांसमेंट करने के लिए एक पॉइंट दिया है कि अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको एनहांस करना है, इसके फंक्शनैलिटीज को एनहांस करना है, तो आप ये यूज करो इसको। और इस पर्टिकुलर फील्ड को अभी इग्नोर मारो। बाय द वे, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था, वो था ये पर्टिकुलर सेल्स डॉक्यूमेंट। मैं पीछे जाता हूँ एक बार। अच्छा, अभी तक हमने जितना भी प्राइस डिस्कस किया वो था एक मटेरियल के ऊपर का प्राइस। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूं और फिर यहाँ पे कंडीशन पे क्लिक करूं, तो इस मटेरियल के लिए क्या प्राइस रेलेवेंट है वो यहाँ पे डिफाइंड है। अगर कोई दूसरा मटेरियल यूज हो रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू द टेबल्स दैट वी हैव क्रिएटेड, अकॉर्डिंग टू द पूरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर दैट वी हैव क्रिएटेड, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे मटेरियल के लिए प्राइस अलग भी हो सकता है। बट अगर मैं यहां पे जाऊं और इसको हेडर में क्लिक करूं, डिस्प्ले हेडर डिटेल्स, यहां पे भी हमें सेम टैब है कंडीशन, और यहां पे भी प्राइस है। देखो PR00 सेम चीज है, MWST। अगर मैं नीचे जाऊं, SKTO और VPRS, इन्हीं चीजों की हमने उस मटेरियल में बात की थी। तो इसका क्या रेलेवेंस है, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे दो जगह पे मैं प्राइस क्यों डाल रहा हूं, या दो जगह पे मेरी प्राइस क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? कोई बता सकता है? हेलो सर, आपने क्या पूछा, दोबारा बताएंगे आप? ये एक हेडर है। अब ठीक है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक सेल्स डॉक्यूमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। एक हो गया हेडर, एक हो गया मटेरियल लेवल पे, उसको हम लाइन आइटम बोलते हैं, और तीसरा हो गया शेड्यूल लाइंस। अभी तक हमने जितनी बात की प्राइस के रिलेटेड, प्राइस के रिगार्डिंग, वो हमने खाली यहाँ पे बात किया। तो मैं हमेशा यहाँ पे आता था और समझाता था। तो इस पर्टिकुलर मटेरियल का ये पर्टिकुलर प्राइस सेटअप है कि उसका क्या टैक्स है, उसका क्या कैश डिस्काउंट है, उसका क्या इंटरनल प्राइस है, उसका क्या बेस प्राइस है, वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट अगर मैं पीछे जाऊं और इसके हेडर में जाऊं, दिस इज माय हेडर, डॉक्यूमेंट का हेडर। तो हेडर डॉक्यूमेंट में भी कंडीशन करके एक टैब है, और यहाँ पे भी हमें नेट प्राइस दिख रहा है, हमें टैक्स दिख रहा है, और हमें सारे वही सेम कंडीशन टाइप यहाँ पे आई है। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे 2 बार हमने क्यों प्राइस लगाई है? एक तरीके से 2 बार प्राइस लगाना ही हो गया ना। माइट दो बी, हेलो हाँ सर, माइट बी पॉसिबल कि जो हम लोग मटेरियल प्राइस देख रहे हैं वो इंडिविजुअल एक आइटम का है, जो हेडर पे देख रहे हैं वो ओवरऑल सबका दिखा रहा है उसपे, जितने भी उस पे हेडर लगे हुए। इसका एक एग्जांपल बता सकते हो कि एग्जाम्पल ऐसा जैसे क्या? मैंने कोई हाँ हाँ, सुने, बोलो जैसे बोलो। मैंने कोई एक इंडिविजुअल आइटम लिया, कुछ भी एक पेन लिया, तो उसका मटेरियल का प्राइसिंग जो है वो मटेरियल पे दिख गया, और जो पूरा स्टॉक चाह रहा है पेन का वो हेडर पे दिख रहा है। शायद नेट यही वैल्यू, होगा। नेट वैल्यू मतलब जितने भी अगर मटेरियल डालते हैं, सपोज हमने 2 मटेरियल लाइन आइटम डाले तो दोनों की अलग अलग प्राइसेस हो सकती है, पॉसिबल है हाँ है ना सर? अब जो हाँ नेट वैल्यू दिखा रहा है वो ओवरऑल दिखा रहा है, और जो 2 मटेरियल जा रहे हैं उन पे कितना टैक्स कट रहा है वो टोटल टैक्स ये नीचे आएगा। बाकी नेट जो प्राइस जाएगी वो ओवरऑल मतलब दिखाता है, जो हेडर पे जाके दिखाता है ऊपर नेट वैल्यू। करेक्ट करेक्ट। मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको हेडर, आइटम लेवल, शेड्यूल लाइन का अब समझ आ गया है, एक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट आ गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसी के ऊपर कि ऐसा क्या सिनेरियो हो सकता है कि मैं मटेरियल पे एक, अब मेरे पास दो दो कंडीशंस है, आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक हेडर लेवल पे कंडीशन है और हर एक आइटम लेवल पे कंडीशन है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैं प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, और जो मेरे मटेरियल लेवल पे जो भी प्राइसेस है वहां पे मैं अलग प्राइस रख सकता हूँ। नो डाउट, सारा कैलकुलेशन यहाँ पे होके, सारे मटेरियल्स का यहाँ पे होके आपको दिखेगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक यूनिक कंडीशन टाइप लगा दिया जो कि मटेरियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? समझ जैसे में तो सर आया। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और फ्लीट हो गया। तो वो मैं मटेरियल पे भी लगा सकता हूँ, उसका मुझे क्या फायदा, या ऐसा क्या? नहीं सर, ओवरऑल ओवरऑल ऑर्डर पे आएगा सर वो। वो मटेरियल पे भी लग सकता है वो तो फ्रेट हाँ, पे। वो तो मटेरियल पे भी लग सकता है ना। मतलब आप ये बोल रहे हो हेडर पे जाके, मतलब हेडर पे नहीं, हम आपने लगा। अभी अभी जिसने आंसर बोला वो करेक्ट बोला, मैं बस जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ। वो जैसे अब जैसे आपने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इस डिस्कशन में। थोड़ा सा हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यूरोप में क्या होता है, यूरोप वाले कंट्रीज ये बोलते हैं, कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जो बिजनेस चलता है वो ये बोलते हैं कि नो मैटर व्हाट मटेरियल यू बाय, कोई भी आप मटेरियल आप बाय करो या कुछ भी आप बाय करो, हमें वो तो आप बाय करो, उसका तो आपको प्राइस पे करना ही करना है, बट उसके ऊपर हम एक एडिशनल फी लगाएंगे जिसको हम एनवायरमेंटल फी बोलेंगे। वो एनवायरमेंटल फी 100 यूरोस का फ्लैट लगेगा। आप 10 क्वांटिटी मंगाओ, 10 प्रोडक्ट्स मंगाओ, 100 प्रोडक्ट मंगाओ, डजेंट मैटर, बट उसके ऊपर एक 100 रुपए का आपको चार्ज लगाना, हम चार्ज लगाएंगे जिसको हम एनवायरमेंटल फी बोलते हैं। इंडिया में एक एग्जांपल अगर दूं, इंडिया का तो किसान जीएसटी। सेस करके लगता था एक टाइम पे। अभी हाल हाल फिलहाल में ही शायद से इसी जीएसटी में किसान सेस हटा दिया है कई सारे प्रोडक्ट्स पे। किसान सेस ये था कि आप कुछ भी मंगाओ उस पे 5%, सॉरी 0.5% का एडिशनल चार्ज लगता था। दैट वाज किसान सेस, कि वो जो भी कॉस्ट आएगा वो फार्मर्स को जाएगा, गवर्नमेंट का ये लॉजिक था। तो वैसे, तो उस टाइप का अगर स्ट्रेटेजी आपको डिजाइन करना है, किसान सेस हो गया या एनवायरमेंटल फी हो गया, तो वो मैं यहाँ पे डिजाइन करूंगा। वो मटेरियल इंडिविजुअल मटेरियल पे डिजाइन नहीं करूंगा। नहीं तो अगर इंडिविजुअल मटेरियल, वो एक्चुअली इंडिविजुअल मटेरियल पे भी डिजाइन हो सकता है, बट क्योंकि हम फ्लैट बोल रहा हूं मैंने एनवायरमेंटल फी में बोल, एनवायरमेंटल टैक्स का के बारे में मैंने बोला था, एनवायरमेंटल फी के बारे में मैंने बोला था कि फ्लैट 100 यूरोस लगेगा। तो यहाँ पे डिजाइन करने का सेंस ज्यादा इजी, ज्यादा मतलब बनता है, rather देन हर मटेरियल के अंदर में वो सेस या जो भी चार्ज एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, एनवायरमेंटल हो गया, किसान सेस हो गया, मटेरियल की जगह पे मैं यहाँ पे लगाऊं। तो ये एक इसलिए एसएपी ने कंडीशंस यहाँ पे भी दिया है। आपका एक आर्गुमेंट एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे सारा कंबाइन होके मटेरियल्स का आता है, पर एट द सेम टाइम जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी आप याद रखो कि वैसे भी सिनेरियोज आ सकते हैं। अच्छा, अब इसी सिनेरियो को डिस्कस करते हुए, ग्रुप कंडीशन को छोड़ दो अभी, नीचे आओ, चेंजेस कैन बी मेड। यहाँ पे आप देख रहे हो हेडर कंडीशन और आइटम कंडीशन। यहाँ पे आइटम कंडीशन सिलेक्टेड है, हेडर कंडीशन सिलेक्टेड नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन टाइप है PR00, वो आइटम वाइज लग रहा है, वो सारे हेडर पे नहीं लग रहा है, वो एक पर्टिकुलर आइटम पे लग रहा है। और उसका जितने भी मटेरियल है उन सब में अगर PR00 यूज हो रहा है तो वो आइटम लेवल पे, हर आइटम लेवल पे लग रहा है, और हेडर में आपको उसका पूरा कंप्यूटेशन दिख रहा है, उसका पूरा कैलकुलेशन दिख रहा है सारे मटेरियल्स का। तो ये होता है आइटम कंडीशन। अगर मैं इसको अनसिलेक्ट करके हेडर कंडीशन में सिलेक्ट करूं तो ये उस डॉक्यूमेंट पे लगेगा, पर आइटम बेसिस पे नहीं लगेगा। जैसे मैंने अभी एनवायरमेंटल फी का एग्जांपल दिया या किसान सेस का एग्जांपल दिया, तो उस कंडीशन में हम यहां पे एक्टिवेट करेंगे और इसको डीएक्टिवेट करेंगे। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन हेडर कंडीशन और आइटम कंडीशन का। नीचे है डिलीट। डिलीट से क्या आपको समझ में आता है? इस कंटेक्स्ट में डिलीट का क्या मतलब हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? ठीक है, डिलीट का ये मतलब है कि जो आप यहां पे
यहाँ पे कंडीशन टाइप देख रहे हो या आइटम लेवल, यूजुअली आइटम लेवल की बात होती है, आइटम लेवल पे आप कंडीशन टाइप देख रहे हो, क्या मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे पास हाथ में पावर है कि नहीं है, वो मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। अब ये किस सिनेरियोज में काम आ सकता है? अब एक सिनेरियो ये हो सकता है, एसएपी बाय द वे ये कहता है कि इसको एक्टिवेट मत करो, इसको ऐसा ही रहने दो, कोई चीज डिलीट नहीं होनी चाहिए। एक बार एसएपी के सिस्टम में कोई भी डेटा आया हो तो उसको डिलीट नहीं करना है, एसएपी का ये कहना है। पर तो एक ऑप्शन दिया है, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है डिलीट का? मान लो कि एक एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन में एक स्पेशल डिस्काउंट एक कंपनी ऑफर कर रही है, एक स्पेशल डिस्काउंट एक कंपनी दे रही है। वो डिस्काउंट मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, उसका ये सारा मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, क्या ये डिस्काउंट होना चाहिए, किस बेसिस पे वो डिस्काउंट लगेगा, ये कॉन्फ़िगर कर दिया। और यहाँ पे अगर मैंने डिलीट ऑप्शन मार्क कर दिया तो क्या होगा कि उस फेस्टिवल सीजन के लिए वो हम डिस्काउंट दे पाएंगे, बट जैसे वो फेस्टिव सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिलीट मार्क्ड है, तो अगर कोई फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद अगर वो किसी डॉक्यूमेंट पे वो पर्टिकुलर कंडीशन टाइप आ गया, आपने नोटिस किया, तो आप उसको मैन्युअली हटा सकते हो। तो ये है डिलीट का मतलब और डिलीट का यूज कहाँ पे यूज होता है, एक एग्जाम्पल। ऊपर एक ऑप्शन है मैनुअल एंट्रीज, यहाँ पे लिखा है मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी। अब ये मैनुअल एंट्री क्या है, इसको अगर मैं देखूं, इंडिकेटर दैट कंट्रोल्स द प्रायोरिटी व्हेन अ कंडीशन टाइप बिटवीन अ कंडीशन एंटर्ड मैनुअली एंड अ कंडीशन ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय द सिस्टम। इसका क्या मतलब है? आप ये वैल्यूज देख रहे हो, जैसे कि प्राइस का अगर आप देखोगे तो 100 रुपए, ये वैल्यू दो जगह से आ सकती है। एक तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, वी के 13 में अगर मैं जाऊं, यहाँ पे मैं अपनी वी के 11, सॉरी नॉट 13, यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन टाइप डालू, उसका की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूं, जैसे यहाँ पे PR00 सिलेक्ट किया, उसका की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूं। आई थिंक सो इसमें क्या यूज हुआ है, लेट मी जस्ट चेक कौन सा टेबल यूज हुआ है। PR00 कहाँ पे चला गया? यस, हियर इट इज, कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड 20 PR00, ये वाला पहला वाला कंडीशन, इसके लिए बेसिकली मेंटेन्ड है प्राइस। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पहले टेबल को खोलूं, विच इज दिस वन, उसके अंदर जाऊं, उसमें उसके बाद इसका सेल्स ऑर्ग ये सब डालूं, जो कि यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलता है, लेट मी जस्ट कॉपी इट। सेल्स ऑर्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज D1, कस्टमर शायद से 10 ही है, 10 ही कस्टमर है। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट। आप देख रहे हो ये 100 रुपए, और यहाँ पे जो 100 रुपए पिकअप किया है वो यहाँ से आया है। पर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये वैल्यू यहाँ से आए, मैं ये चाहता हूं कि जब भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो मुझे मैन्युअली वैल्यू डालनी है। ये अब इसका क्या सिनेरियो हो सकता है कि मैन्युअली क्यों वैल्यू डालनी है? मान लो कि आपके पास एक स्पेशल कस्टमर आया जो कि आपसे ऑन अ रेगुलर बेसिस ढेर सारा माल उठाता है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स खरीदता है, और आपको उनसे बहुत प्रॉफिट हुआ। अब एक दिन वो कस्टमर आपके पास आया और बोला कि मैं आपसे प्रोडक्ट तो खरीद रहा हूं, पर मुझे ये 100 रुपए में नहीं चाहिए जो आप यूजुअली 100 रुपए में देते हो, मैं इसको 90 रुपीज में ही खरीदूंगा। अगर 90 रुपीज में आप नहीं दे रहे हो तो मैं आपसे खरीदूंगा नहीं। तो उस केस में, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांस होता है, वो स्पेशल कस्टमर होता है, उसको खुश करोगे तो और ज्यादा बिजनेस आएगा, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो इसलिए मैं इसको मैनुअल भी कर सकता हूं।
वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, एक आगे और एक सेटिंग है वो मैं दिखाऊंगा आपको। बट तो इससे हमें दो चीजें पता लग गई, एक है कि ये जो प्राइस है VK11, VK12, VK13 से आती है। VK11 इज मेंटेनेंस, VK12 इज टू चेंज एंड VK13 इज टू व्यू। और दूसरा है कि मैं मैनुअली डालू। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे C मार्क्ड है विच इज मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी। अगर मैं इसको खोल के देखूं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। नो लिमिटेशन, फ्री, मैन, ऑटोमेटिक एंट्री हैज प्रायोरिटी, मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी, नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस मैनुअली। तो इसका ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर ऑप्शन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है और किसको ज्यादा प्रायोरिटी है। मान लो कि मैंने ये मेंटेन किया है VK11 में, पर एट द सेम टाइम मुझे अपना कुछ वैल्यू डालना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल जस्ट दिया, मैं 100 रुपए में नहीं खरीदूंगा, मैं 90 रुपीज में ही खरीदूंगा, वरना मैं नहीं खरीद रहा हूं। अगर ऐसा केस आपके पास आया तो आप ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी, कहा चला गया, मैनुअल एंट्री हैज प्रायोरिटी, आप इसको सेलेक्ट करोगे ताकि हम जो वैल्यू डाले सिस्टम वो वैल्यू उठाए, ना कि जो हमने मेंटेन पहले से करके रखा है कहीं पे VK11, VK12, VK13 में, उसको प्रायोरिटी ना दे। अगर B होगा तो ऑटोमेटिक एंट्री हैज प्रायोरिटी हो जाएगा, तो वो उसी को ही उठाएगा जो हमने VK11, VK12, VK13 में किया है। A दबाया तो A अगर मेंटेन किया तो फ्री, और ये किया तो नो लिमिटेशंस, कैसे भी कुछ भी मेंटेन हो वो प्राइस उठा लेगा। अगर VK11, VK12, VK13 में मेंटेन है तो वो प्राइस उठाएगा, नहीं तो अगर आपने खुद से कोई वैल्यू डाली तो वो प्राइस उठाएगा, डज नॉट मैटर। इसका जो SAP का कहना है कि ये जो मैनुअल एंट्री है ये हमेशा C ही होना चाहिए, C ही रखो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स सिंपल। अच्छा, अब मैंने ये बात की कि ऑटो मतलब मैंने वो दो तरीके आपको बताए कि प्राइजेस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। वो जब हम अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा, अगला स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे एक फीचर है कि इसको मैनुअल करना है या नहीं, इस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप को मैनुअल करना है कि नहीं। मैनुअल करना है कि नहीं का मतलब है कि इसकी वैल्यू हम मैनुअली डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो वो अगले स्टेप में आएगा, जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट पे आएंगे, तब फिर से हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस पर्टिकुलर फील्ड को वापस डिस्कस करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए है नहीं। लेट मी गो डाउन। दैट्स ऑल आई गेस। बाकी ये स्केल्स है, जब स्केल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक स्केल्स का कंसेप्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ये फीचर्स नहीं बताऊंगा ये क्या करते हैं एग्जैक्टली। जब हम एक एग्जांपल देखेंगे तब हम स्केल्स को टच करेंगे, बट अभी के लिए ये जो स्केल्स का जो टॉपिक है वो आप समझो। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी ऐसा बोलती है कि अगर आप 100 क्वांटिटी का एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो या 100 क्वांटिटी से नीचे आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो आपको एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 100 क्वांटिटी से ऊपर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो वहां पे स्केलिंग का कंसेप्ट आता है कि वो प्राइस कैसे हम डिजाइन करेंगे, वो ये पर्टिकुलर फीचर बताता है स्केल का। नीचे जाता हूं, ये तो मैंने क्वांटिटी के हिसाब से बोला और यही एक्चुअली में इसका काम है। ये मैंने अभी तक आपको क्वांटिटी के बारे में बताया, सेम प्राइस के बारे में भी हो सकता है। इसमें देखो क्या क्या है, डिस्टेंस के बारे में, पॉइंट स्केल, वैल्यू स्केल, क्वांटिटी स्केल, वैल्यू के बारे में भी हो सकता है। वैल्यू का कैसा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए तक शॉपिंग की तो आपको हम इंस्टॉलेशन फ्री में देंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेंगे हम आपसे। मान लो कोई एक
प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, 1 लाख रुपए तक आपने कोई हमारे स्टोर से शॉपिंग की तो जितना भी प्रोडक्ट्स आपने खरीदे है उसका कोई भी इंस्टॉलेशन होगा वो हम फ्री में करके देंगे। 1 लाख से ऊपर आई मीन 1 लाख से नीचे अगर आपने कुछ खरीदा है तो आपको कुछ इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये वैल्यू के हिसाब से हो गया, क्वांटिटी के हिसाब से हो गया, वेट के हिसाब से भी हो सकता है, ग्रॉस वेट नेट वेट के हिसाब से भी हो सकता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है फर्क ग्रॉस वेट और नेट वेट में क्या फर्क है? सर नेट वेट तो कॉस्ट वो मतलब एक ग्रॉस वेट है ना सर, पूरे बक्से के साथ वेट है वो ग्रॉस वेट, और सिर्फ क्या एक क्या क्या प्रोडक्ट, एक मिनट फिर से बोले। अगर कोई प्रोडक्ट पूरे बक्से के साथ है तो वो ग्रॉस हम्म, वेट है, और बक्से के सिवाय प्रोडक्ट है तो वो नेट वेट होगा। आपने उल्टा बोला। कोई भी प्रोडक्ट, हम्म, सिर्फ खाली प्रोडक्ट का वेट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज ग्रॉस वेट। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग का भी वेट आपको कैलकुलेट करना या कंसिडरेशन में लेना है देन दैट इज नेट वेट। नेट वेट इज द टोटल वेट ऑफ दैट प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स द प्रोडक्ट वेट प्लस द पैकेजिंग का वेट। अगर कोई हम बक्सा यूज कर रहे हैं, कोई कार्टन यूज कर रहे हैं, कुछ हैवी कार्टन यूज कर रहे हैं मान लो, उसका अगर वेट आपको कंसिडरेशन में लेना है तो दैट इज नेट वेट। खाली मटेरियल का वेट इज ग्रॉस वेट। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जब आप सेल्स सीख रहे हो, जब आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हो, सप्लाई चेन आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स आपके डे टू डे लाइफ में डिस्कशंस में कलीग्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्योंकि आप एक कंसल्टेंट बनने वाले हो, कस्टमर तो डायरेक्टली आपको ये बोलेगा कि भाई मुझे ग्रॉस वेट से नहीं, मुझे नेट वेट से चाहिए। तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा कि ग्रॉस वेट और नेट वेट में क्या डिफरेंस होता है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप डिस्कस एक इंटेलिजेंट डिस्कशन ही नहीं कर पाओगे कस्टमर्स के साथ। तो इसलिए ऐसे कुछ कुछ टर्म्स है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये तो सीखे रहे हो, इसके साथ साथ सप्लाई चेन, सेल्स का सप्लाई चेन एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो कि सेल्स कैसे काम करता है, सेल्स में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ कुछ सिनेरियोज हम ऑब्वियसली इस पूरे मतलब जितने भी लेक्चर्स में करूंगा आगे उसमें कवर अप करेंगे, बट आप ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पॉइंट नोट डाउन करो जहां जहां पे आपको एनकाउंटर करते हो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट रीजन कि भाई ग्रॉस वेट क्यों है, नेट वेट क्यों है। हम प्राइस भी रख सकते हैं ग्रॉस वेट के, हम स्केल रख सकते हैं ग्रॉस वेट और नेट वेट के ऊपर, उसके ऊपर हम प्राइस डिजाइन कर सकते हैं। ग्रॉस, अच्छा, और एक क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम एसएबी पॉइंट ऑफ व्यू, इसको मैं क्यों यूज करूंगा, ग्रॉस वेट या नेट वेट या वॉल्यूम, इसको मैं किस पर्टिकुलर कंडीशन टाइप के लिए यूज करूंगा, कहाँ पे इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है? या इवन अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पे कंडीशन कैलकुलेशन टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे भी मेरा ग्रॉस वेट है, देखो ग्रॉस वेट नेट वेट वॉल्यूम है। तो मैं ये तीन ऑप्शंस कहाँ पे यूज करूंगा, किस कंडीशन टाइप के लिए यूज करूंगा, तो बता सकता है? वैसे तो किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है ये, बट स्पेशली कहाँ पे सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ये तीन पैरामीटर्स? सर जैसे कोई कस्टमर अगर पोर्ट से दूर है, पोर्ट मतलब मुंबई पोर्ट से, तो उसको मतलब वो बेचने के लिए, होलसेल के लिए वो मंगा रहा है, तो पूरे ट्रेन का बक्सा भर के उसमें पूरे प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके इसमें यूज हो सकते हैं। हाँ, तो उसको वो कौन से टाइप का प्राइस हो गया फिर? फिर वो क्योंकि नेट वेट में अल्टीमेटली आएगा। हम यहाँ पे प्राइस डिजाइन कर रहे हैं ना, ये PR00 इज अ प्राइस, या कुछ भी हो, डिस्काउंट हो, टैक्स हो, फ्रेट हो, सरचार्ज हो, कुछ भी हो, हम अल्टीमेटली ये जितने भी ऑप्शन है नीचे वो अल्टीमेटली इसको ही तो डिफाइन कर रहे हैं अच्छे से। तो ये तीन चीज कौन से कैटेगरी, कौन से प्राइसिंग की कैटेगरी जो मैंने अभी तक 5 बताई, किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा यूज होते हुए आपको लगता है कि कहाँ पे यूज होता होगा? सरचार्ज में। सर ये हाँ बेस प्राइस में यूज होगा शायद। सरचार्ज में। हेलो।
हाँ हाँ, बोलो बोलो। बेस प्राइस एक ने बोला, सर एक ने बेस सरचार्ज बोला। सर बेस प्राइस तो मैं सॉरी सरचार्ज में लग रहा है सरचार्ज एक ने बोला, स्क्यू सरचार्ज। सर बेस प्राइस तो वो होती है ना जो मटेरियल की प्राइस होती है, हाँ जो सपोज कॉस्टिंग की गई है मटेरियल को बनाने में, जो बनाने उसकी जो प्राइस डिफाइन की जाएगी वो होगी बेस प्राइस, जिसपे हम उसको सेल करेंगे। अब सरचार्जेस वो हो गए जो एक्स्ट्रा लग रहा है, जो जैसे अब ग्रॉस वेट है, देन उस पर कुछ पैकेजिंग का कुछ खर्चा लगेगा, देन उसको आगे फॉरवर्ड करने का कुछ खर्चा लगेगा, जो भी कुछ है तो वो सरचार्जेस है। ठीक है, सरचार्ज में एक आंसर आपसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बेस प्राइस बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं कि हम ग्रॉस वेट, नेट वेट, वॉल्यूम के हिसाब से हम लगाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबको आंसर पता है इसका, फ्रेट। फ्रेट एक ऐसा प्राइस का टाइप है जहां पे नेट वेट, ग्रॉस वेट, वॉल्यूम, स्पेशली वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूज होता है। उसका एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, जब मैं स्टार्टिंग के शायद से रिकॉर्ड किया था सेशन, उसमें दे चुका हूँ कि एक शिप होती है, अगर शिप बॉम्बे पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट पे जा रही है, उस शिप में जो सामान लोड होता है वो हमेशा कंटेनर वाइज के हिसाब से लोड होता है, कंटेनर के डायमेंशन के हिसाब से लोड होता है, कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से लोड होता है। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम, नेट वेट, ग्रॉस वेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेट में सबसे ज्यादा इन तीन जो तीन यूनिट्स है उन सब का सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे वो यहाँ पे हो, कैलकुलेशन टाइप में हो, चाहे वो स्केल में भी हो। क्लियर? यस सर। स्केल के लिए मैं अभी इतना ही रुक रहा हूं। अच्छा, अपना टाइम भी अप हो गया आज के लिए। क्विकली मैं और 5-10 मिनट लूंगा। मैं इसका एक नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा, क्योंकि अभी एक मैंने कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज दिस मैनुअल एंट्री वाला, एंड देन वी विल क्लोज इट। ये हो गया आपका कंडीशन टाइप का पूरा सेटअप। मैं अगर बैक जाऊं कंडीशन टाइप में, फिर से जाऊं, सॉरी, जो कंडीशन टाइप के अगला जो स्टेप होता है दैट इज प्राइसिंग प्रोसीजर। मैंने जो कल बताया था प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है, प्राइसिंग प्रोसीजर एक ऐसा ऐसा एरिया, ऐसी जगह या ऐसी सेटिंग होती है जहां पे अपने जितने भी कंडीशन टाइप्स यहाँ पे बनाए हैं, टैक्स हो, फ्रेट हो, सरचार्जेस हो, बेस प्राइस हो, कुछ भी हो, वो सब इकट्ठा आते हैं और पूरा एक सेटअप बनाते हैं। जो हम बिल में देखते हैं कि बेस प्राइस सारे लग रहे हैं, उसके बाद सारे डिस्काउंट्स लग रहे हैं, उसके बाद सारे फ्रेट लग रहे हैं, सारे सरचार्जेस लग रहे हैं, सारे टैक्स लग रहे हैं, फिर एक ग्रैंड टोटल करके बन के आता है। तो दिस इज नथिंग बट योर प्राइसिंग प्रोसीजर। अगर मैं प्राइसिंग प्रोसीजर पे क्लिक करूं तो ऐसी कुछ स्क्रीन खुलती है। जो एसएपी का स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है, RVAA01, इसके अगर अंदर जाऊं मैं, दिस इज माय एसएपी स्टैंडर्ड, इसको मैं सिलेक्ट करूं, और बाकी अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी स्टैंडर्ड्स कुछ है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि कनाडा के लिए क्या है, फ्रांस के लिए क्या स्टैंडर्ड है, इटली के लिए क्या स्टैंडर्ड है। ऐसे भी नहीं, ये सारे स्टैंडर्ड दे रखे हैं, बट हम यूजुअली जितना भी प्राइसिंग आज तक मैंने बनाया है वो हमेशा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को ध्यान में रखते ही बनाया है, इस प्रोसीजर को कॉपी करके ही बनाया है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, आई गो टू प्रोसीजर। यहाँ पे अगर आप देखोगे कई सारे सेटिंग्स है यहाँ पे, वो हम कल के इसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये देखो कि ये जितने भी कंडीशन टाइप है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबको अरेंज करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी कंडीशन टाइप चाहिए मेरे प्राइसिंग में, मुझे ये भी कंडीशन टाइप चाहिए। और यहाँ पे देखोगे सारे बेस कॉस्ट है, जैसे PR00 इज द बेस मटेरियल कॉस्ट, PB00 इज बेस मटेरियल कॉस्ट बट ग्रॉस है, कुछ कुछ एलिमेंट है, कुछ कंडीशन टाइप है ये PB00। वेरिएंट प्राइस करके कंडीशन टाइप है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो के से जितना भी आप देख रहे हो दैट इज ऑल डिस्काउंट।
सॉरी आर से जो देख रहे हो दैट इज ऑल डिस्काउंट, डिस्काउंट फ्रॉम ग्रॉस, डिस्काउंट फ्रॉम नेट, क्वांटिटी डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू, आर से जो भी आप देख रहे हो। नीचे अगर आप जाओगे तो फ्रेट दिखेगा, सरचार्ज दिखेगा, जो भी हमने बात की है फ्रेट, सरचार्ज यहाँ पे कहीं पे डाला नहीं है इसलिए सरचार्ज नहीं आ रहा है। बट जितने भी कंडीशन टाइप आपने अलग अलग क्रिएट किए, कोई पैलेट के ऊपर डिस्काउंट है यहाँ पे, कोई वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट है यहाँ पे, अलग अलग टाइप के डिस्काउंट, अलग अलग टाइप के टैक्स, अलग अलग टाइप के फ्रेट। लेट मी गो डाउन, नीचे देखते हैं और सरचार्ज और टैक्स है क्या। यहाँ पे अगर आप टैक्स देखोगे तो कोई आउटपुट टैक्स लगाया है, और भी कई सारे टैक्स हो सकते हैं। जैसे हमारे जीएसटी, जीएसटी कोई लोगे तो स्टेट जीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, सी जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी होता है। तो इतने सारे अलग अलग टैक्स के कंपोनेंट्स आके जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइस, डिस्काउंट, फ्रेट, सरचार्जेस, टैक्स, सारे कंडीशन टाइप यहाँ पे हम असाइन करते हैं। इसमें जो हमें सबसे अभी के लिए जो पिछले डिस्कशन से, मतलब पिछले स्टेप से जो कनेक्ट करता है डिस्कशन, वो ये है। आप ये देख रहे हो मैनुअल ओनली, और यहाँ पे टिक बॉक्स किया हुआ है। मैनुअल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैनुअल का क्या मतलब है। और अगर मैनुअल ओनली ही करना है, मतलब कस्टमर को या यूजर जो भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा है उसको फोर्स करना है कि भाई तू ये पर्टिकुलर कंडीशन टाइप की वैल्यू तू मैनुअल ही एंटर करेगा, अगर फोर्स करना है। अगर ये एंटर नहीं करेगा तो सेल्स ऑर्डर सेव नहीं होगा। तब हम यहाँ पे मैंडेटरी में इसको चेक बॉक्स को एक्टिवेट करते हैं। और ऐसे ही आप मैंडेटरी क्या है, क्या मैंडेटरी नहीं है, आप सेट कर सकते हो। और यही वो सेटिंग है जिससे आप प्राइस कहां से आएगी वो भी आप डिसाइड करोगे। समझ में आया? इसका हम ऑब्वियसली एग्जांपल कर करके मैं हर एक फील्ड, जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स है उन सबको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके आपको प्राइस में दिखाऊंगा। इसका शायद से मैं अभी ही दिखा सकता हूँ। लेट्स सी। क्विकली इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं मैनुअल का। ये जो भी आप स्टेप्स देख रहे हो ना, ये बहुत कॉमन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आपको ये इजीली पूछा जाएगा कि स्टेप क्या, ये स्टेप नंबर क्या है, ये काउंटर क्या होता है, ये फ्रॉम क्या होता है, टू क्या होता है। ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे ऑल टुगेदर। बट अभी से ये याद रखो कि ये 16 स्टेप्स है S4 हाना में, और 3 स्टेप्स ऐड किए, दो कॉलम्स और ऐड किए। ये कॉलम कॉलम की बात करो, नॉट स्टेप, सॉरी। ये जो कॉलम है ये आपको बाय हार्ट सारे लर्न होने चाहिए, और हर एक कॉलम का एक सेटिंग है, एक आउटकम है। वो हम कल के इसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक जल्दी से एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि इन सारे फील्ड्स जो भी यहाँ पे है इससे क्या रिएक्शन होता है। इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं फिर से एनालिसिस में जाऊं, मुझे सब पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर प्राइस कैसे उठ के आया है। तो इसका प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, RVAA01। मतलब यही प्राइसिंग प्रोसीजर वो पिकअप कर रहा है अपने प्राइजेस में। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, बैक में जाऊं, PR00 देखो, PR00 ऊपर होगा। लेट अस चेक PR00 का अभी क्या सेटिंग है। PR00 में यहाँ पे मैनुअल ओनली में मैंने एक्टिवेट किया। एट द सेम टाइम यहाँ पे PR00 का जो वैल्यू मैंने 100 रुपए रखा था, इसको मैं डिलीट करूंगा क्योंकि मुझे मैनुअल करना है। मैं अपने आप से इनपुट करना चाहता हूँ। तो इसको मुझे एक बार डिलीट करने दो और फिर देखते हैं एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके कि क्या रिएक्शन आता है। मैं कंडीशन में जाऊंगा, चेंज में जाऊंगा,
फिर से अटक गया। हाँ, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कहाँ पे है, डिलीट, डिलीशन इंडिकेटर फॉर कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन सेट, मतलब ये डिलीट हो गया है। इसको सेव किया, कंडीशन रिकॉर्ड सेव्ड। इसको फिर से अगर एग्जीक्यूट किया तो ये डिलीटेड है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस। लेट मी जस्ट गो एंड चेक इन द डिस्प्ले मोड कि ये प्राइस दिख रही है या नहीं। एक बार, अभी भी दिख रही है। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर और देखते हैं कि क्या होता है। VA01 में गया, जो ऑर्डर खुला हुआ था, लेट मी टेक द डेटा फ्रॉम देयर। चला गया मेरा ऑर्डर, यस। ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, VA01 में जाएंगे, ऑर्डर टाइप डालेंगे, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन डालेंगे। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी है, डिवीजन मैंने डाला, आई प्रेस एंटर। किसी ने ये ब्लॉक कर दिया है, लेट मी जस्ट गो एंड चेंज दिस /o VOV8। वो R1 था, एक को हटा रहा हूं मैं। यही आपके रियल टाइम सिनेरियोज है बाय द वे, जो हमने कल डिस्कस किया था कि ऑर्डर ब्लॉक आया, कस्टमर बोलेगा मुझे ब्लॉक नहीं चाहिए, हटा के दो ब्लॉक, तो आप ऐसे हटाओगे। पर उसका एक सिस्टम होता है, ऐसा ही डायरेक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना है आपको। वो सिस्टम क्या है हम क्लास में इवेंचुअली डिस्कस करेंगे। इसको मैंने हटाया, आई गो बैक। अब मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। R1 एक्सेप्ट किया, लेट मी टेक द अदर डिटेल्स एज वेल। चला गया, go to party, ship to party, customer reference, मटेरियल, और मटेरियल की ऑर्डर क्वांटिटी मान लो मैंने 2 क्वांटिटी ऑर्डर कर दी। एंटर टर्म्स ऑफ पेमेंट, दैट्स फाइन। प्राइसिंग एरर, मैंडेटरी कंडीशन PR00 इज मिसिंग, सबसे पहले ये आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं, अगर मैं कंडीशन पे क्लिक करूं, ये पहली बात क्यों आ रहा है, मैंडेटरी कंडीशन PR00 इज मिसिंग। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये एरर क्यों आ रहा है। मैं डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे PR00 गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया, अगर मैं एनालिसिस में जाऊं, PR00 पे सिलेक्ट करूं, तो क्या लिखा आता है, लेट्स सी नाउ। यहाँ पे लिखा ही होगा कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग, कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग लिखा है, देखो सारा मिसिंग है, एक्सेस नॉट एग्जीक्यूटेड है। वो प्राइस आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो प्राइस ले नहीं रहा है। क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आई विल गो बैक, और शायद से मैंने इसको सेव नहीं किया है क्या, लेट मी जस्ट सेव दिस। हाँ, इसको सेव नहीं किया था मैंने। ओके, मैं फिर से अब इस पर्टिकुलर इसको, अब मैं, आप यहाँ पे देखो मैंने मैनुअल ओनली मार्क किया है, ये याद रखो। PR00 अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैनुअल ओनली का ये मतलब है कि मैनुअली मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा। 120 मान लो डाल दिया, तो मैनुअली 120 आ गया। अगर मैं इसको हटाऊं, जो पहले केस था, इसको फिर से सेव करूं, यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर दूं,
फिर से वो एरर आ रहा है, मैंडेटरी कंडीशन PR00 इज मिसिंग। और यहाँ पे मैं अगर डालू PR00, लेट्स सी ये उठाता है कि नहीं उठाता है। 120 ये उठा इसलिए रहा है क्योंकि चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। हम क्या करते हैं, VA01 में फिर जाएंगे, फिर से सारा डेटा डालते हैं। ये फिर से एरर आया, मैंडेटरी कंडीशन PR00 इज मिसिंग। इसके अंदर गया, मैं कंडीशन में गया, यहाँ पे मैं PR00 डाल रहा हूँ और एक अपनी खुद की वैल्यू डाल रहा हूँ। 100 127 डाली मान लो। ये अभी भी इसको शायद से इसने लिया नहीं है, चेक। ये उठाना नहीं चाहिए, अपने आप से उठाना नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं मैनुअली इसमें डाल रहा हूँ, सर वहां पे ये अगर मैनुअल ओनली नहीं है, VK11 में मेंटेन है क्या प्राइस? VK11 में प्राइस मेंटेन नहीं है। ये जो एरर नीचे आ रहा है ना, वो क्योंकि VK11 में मेंटेन नहीं है इसलिए आ रहा है। वहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी ना ऑटोमेटिक, तभी आएगी सर। हाँ, ऑटोमेटिक करना ही नहीं है ना, मैं आपको वो बता ही नहीं रहा हूँ ऑटोमेटिक है कि नहीं है। मैं आपको इस पर्टिकुलर फीचर का फंक्शन बता रहा हूँ कि मैनुअल ओनली है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फिर से F1 दबाऊं तो क्या कह रहा है, conditions that are given in this indicator in the pricing procedure are only included in the determination either if they are entered manually, for example, or if they are transferred from an external process। अगर किसी और जगह से ट्रांसफर होके आ रहा है या तो तभी आएगा ये प्राइस, या मैं मैनुअली ही एंटर करूंगा तभी आएगा ये प्राइस। फिर हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, फिर तो तो नहीं आना अगर चाहिए। यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ से मैंने ये चेक बॉक्स हटा दिया और सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते वक्त क्योंकि इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है VK11 VK12 VK13 में, इसलिए वो ये एरर दे रहा है यहाँ पे। उस एरर को हटाने के लिए या तो मुझे VK11 VK12 VK13 में एंटर करना पड़ेगा, या तो मुझे मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। यही दो दो तरीके बताए थे मैंने आज। क्योंकि यहाँ पे मैन्युअली मैंने मार्क नहीं किया है, तो अगर मैं सिस्टम को फोर्स करूंगा कि मैन्युअली ये प्राइस उठाओ, तो सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए, जो कि मुझे अभी करने दे रहा है। जी जी। तो ये इसका फीचर है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी 1, दिस इज ओके। जाते हैं कंडीशंस, PR00 इज मिसिंग, लेट मी जस्ट पुट अगेन PR00। कोई भी वैल्यू डालते हैं, 10 डाल दी। ये अभी भी उठा रहा है, ये अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए चेंजेस। तो थोड़ा वो वेट करते हैं। टीयर मूव हो गई थी क्या वहाँ से सेव करके? हाँ, सेव TR में सेव हो गया था वो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है चेंजेस, टाइम लग रहा है उसको रिफ्लेक्ट होने में। टाइम लग रहा है। तो ये बेसिकली मैनुअल ओनली का फीचर है। हम एक बार कल इसको फिर एक बार ट्राई करके देखेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, ये इस पर्टिकुलर कॉलम का फीचर है। बाकी ऐसे कई सारे कॉलम्स है, रिक्वायर्ड, स्टैटिस्टिकल। अब देखो रिक्वायर्ड, अब इसका भी देखो, एक और एग्जांपल देखो। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में यहाँ पे चेक बॉक्स मार्क्ड है। यहाँ पे अगर मैं सेव करने की कोशिश करूं तो मुझे सेव करने नहीं देगा। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट, वुड यू लाइक टू सेव एडिट और इनकम्प्लीट, अगर मैं तो भी सेव फोर्सफुली सेव करने की कोशिश करूं, डॉक्यूमेंट सेव होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड एक्टिवेटेड है। इस कॉलम का ये मतलब है कि सिस्टम में या उस डॉक्यूमेंट में ये पर्टिकुलर कंडीशन होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी है, होना ही होना चाहिए, इसलिए ये रिक्वायर्ड है। ओके। और ये देखो यहाँ पे ऑर्डर सेव हो गया। वो प्राइस डली थी ना सर, आपने डाल दी थी ना इसलिए हो गई। नहीं, प्राइस नहीं डाली थी मैंने। डाली थी क्या? हाँ एक 10 रुपए डाली थी ना आपने। अच्छा, ठीक है, एक फिर से ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं। VA01
ये एरर आया का मतलब है कि ये प्राइस PR00 उठाया नहीं है उसने। सेव करना सर। PR00 कहीं है नहीं। लेट्स ट्राई टू सेव इट। सेव। देखो सेव ही हो रहा है। सेव कैसे करना जरा सर? ये मुझे देखना पड़ेगा रिक्वायर्ड ये क्या मिसबिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड में देखो, indicates whether the condition is mandatory when the system carries out pricing using this pricing procedure. For example, you always want to include a tax condition. टैक्स होना ही होना चाहिए, उसके अलावा सेव नहीं होगा डॉक्यूमेंट। ड्यूरिंग द प्राइसिंग यू कैन सेट दिस इंडिकेटर फॉर अप्रोप्रिएट कंडीशन, टैक्स कंडीशन टाइप। तो ये टैक्स के लिए बहुत ज्यादा इजीली यूज होता है, और बेस प्राइस के लिए तो यूज होगा ही होगा। ये क्यों? क्योंकि बेस प्राइस से ही तो बाकी सारी प्राइसेस कैलकुलेट होंगे। डिस्काउंट अगर देना है तो वो बेस प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा ना। टैक्स सेव लगेगा वो बेस प्राइस के ऊपर लगेगा। सर आपने नीचे सेव किया था क्या ये? मैंने इसमें चेंजेस किए ही नहीं, मैं बस रिक्वायर्ड का इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये मुझे थोड़ा वेट करके एक बार फिर से ट्राई आउट करना पड़ेगा। कल देखता हूँ मैं एक बार फिर चलिए से चला। ओके ठीक है, ओके। बट एटलीस्ट आपको अब थोड़ा सेंस आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी तक क्या मैंने पिछले 4 क्लासेस में बकबक किया है, एटलीस्ट आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राइसिंग सेटअप कैसे होता है, प्राइसिंग के क्या क्या अलग अलग फीचर होते हैं। एटलीस्ट आई होप कि आपको एक जनरल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनने लग गया होगा कि कैसे एक्चुअली में प्राइस सिस्टम पिकअप करता है या कैसे ऑटोमेटिकली प्राइस आती है। यस सर। बाकी सारे फील्ड्स में इवेंचुअली कल के सेशन में डिस्कस करूंगा। स्टैटिस्टिकल क्या है, दिस इज स्टैटिस्टिकल, दिस इज रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, प्रिंट टाइप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काउंटर क्या है, स्टेप क्या है, ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे इसको पूरा। ओके ओके सर। ठीक है फिर, थँक यू ऑल। सर 20 मिनिट हो गए। सर एकच मिनिट फक्त। हॅलो हाँ बोला। मी बोलत नाही फक्त नाही दूध वगैरे काही हॅलो सर हाँ बोला बोला। माहिती आहे का, जेव्हा मी मटेरियल क्रिएट केलं होता ना, आणि मग तेव्हा त्याचं रिफ्लेक्शन कंडिशनमध्ये जे दाखवते ना स्टार्टिंगला, जसं PR00 तर तसं माझं दाखवत नव्हतं सर, तर ते मी मॅन्युअली एंटर केलं होतं, तर त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असू शकतो मग? त्यात काही एरर येऊन राहिलाय का तुम्हाला? त्यात तर काही, मला तर काही तुम्ही जे सांगितलं त्याच्याने मला काही प्रॉब्लेम वाटला नाही, पण काही एरर येत असेल तर सांगा। नाही म्हणजे मी मॅन्युअली मला त्याच्यामध्ये एंटर करावं लागलं, जसं तुमचं कसं जसं आता ऑलरेडी मटेरियल क्रिएट केल्यानंतर डायरेक्ट ते रिफ्लेक्ट होते कंडिशनमध्ये PR00। हॅलो सर, माझा क्वेश्चन कळला का? तुम्ही मॅन्युअली एंटर करून राहिले, ह्याचा हे मीनिंग आहे की त्याचा VK11 VK12 VK13 जे तुम्हाला मी आज दाखवलं तिथे हां प्राइस मेंटेन केली नाहीये, म्हणून ऑटोमॅटिकली येऊन नाही राहिलाय, म्हणून तुम्हाला बरं ते बरं मॅन्युअली एंटर करावं लागून राहिलंय। जर हो का हो सर तुम्ही एनालिसिस, जो मैंने आज आपको दिखाया कि एनालिसिस में जाओ, एनालिसिस में वो अंडरस्टैंड करो कि कैसे प्राइस पिकअप हो रहा है, वो प्राइस जैसे पिकअप हो रहा है, अगर उसका आपने VK11 में जाके रिकॉर्ड क्रिएट किया तो आपका वो पर्टिकुलर कंडीशन टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा डॉक्यूमेंट। VK11 ओके वो भी हम ओके स्टेप सर आगे जाके देखेंगे, बस अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि प्राइस ऑटोमेटिकली VK11 से आता है। ओके सर, हां मग मी चेक करणार तिथे। ओके हां थँक्यू सर। ओके देन एवरीवन, थैंक्स ऑल। आई थँक्यू होप सर। आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया आपके इस सेशन में। बाकी हाँ सारा सर, डिस्कशन हम कल लेते हैं। ये हाँ सर एक बार सेशन प्रैक्टिस हो जाए इसकी और सही समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस चलिए सर, थैंक यू।